आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज इंडिया। आज हम लेकर आए हैं एक नया शो, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन किन कार्यक्रमों में शिरकत की और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली। तो अपने इस खास शो में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर कुल्लू के दौरे पर होंगे। पीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद जाकर पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम सबसे पहले बिलासपुर में एम्स अस्पताल का लोकार्पण करेंगे, जिससे बिलासपुर और उसके आसपास के लोगों को इलाज के लिए अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दशहरे के मौके पर पीएम मोदी कुल्लू जाएंगे, जहां पर पीएम भगवान रघुनाथ के मंदिर जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री विजयदशमी पर देवभूमि हिमाचल पधार रहे हैं। बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ में हमारे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है और यहाँ उसके पश्चात बिलासपुर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। मेरा सभी से निवेदन है कि बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में पहुँच करके प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुने और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कल विजयदशमी के अवसर पर कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के अवसर पर भी रघुनाथ जी की यात्रा को देखने का कार्यक्रम है और वहां पर भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार जल्द बजट पेश करने के संकेत दिए हैं। सीएम गहलोत ने सचिवालय में बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि इस बार 1 महीने 15 दिन पहले इस महीने बजट आ सकता है। सीएम ने कहा कि चुनावी साल होने के चलते जल्द बजट पेश किया जाएगा। राजस्थान में जनवरी अंत और फरवरी तक बजट आ सकता है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इस बार के प्रदेश के बजट को युवाओं को समर्पित कर दिया। 4 बजट पेश मैंने किए, ये भी अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अधिकारियों ने जम के काम किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी पूरी कि आगे बढ़ कर के शिकायतें दी, तब जा कर के आज मेरे पास आते हैं एमएलए। तो एमएलए कहते हैं कि साहब पहली बार ऐसा हो रहा है, जो कि आपने खाली घोषणा नहीं करी है बल्कि शिकायतें निकल रही है, काम शुरू हो गए हमारे क्षेत्रों के अंदर, सैंक्शन निकल रही है, सड़कें बन रही है, कॉलेज खुल रही है, बिल्डिंग बन रही है। कहने का मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ जो एमएलए मिलने आते हैं वो शिकायत कर ही नहीं रहे हैं। फिर भी रिव्यू इसलिए करना पड़ता है जिससे कि बड़ी बड़ी योजनाएं ऐसी भी हैं जिसके बारे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या आगे प्लानिंग है। बाई एंड लार्ज मुझे अच्छा लगा कि हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत कमिटेड है और चीफ सेक्रेटरी बराबर मीटिंग लेती रहती है, मॉनिटरिंग होती रहती है, स्मूथली काम चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले दिसंबर तक और हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगला बजट पेश करेंगे वो युवाओं के लिए होगा। आज हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप युवाओं के लिए क्या क्या योजना अभी हमारे पास है वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो। आगे और क्या सुझाव है डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट खुद सुझाव दे, ये हमारे काम और जो है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हो सकते हैं। और साथ में पब्लिक को ही मैंने आह्वान किया है, अगर कोई सुझाव हो उनके पास में तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, प्रदेश के इंटरेस्ट के अंदर वो आगे बढ़ कर के हमें सुझाव दें। राजस्थान कैसे मॉडल बने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे हमने इस बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया तो एक मैसेज गया और किसानों को अच्छा लगा। हमने उनके लिए प्रोविज़न डबल कर दिए, बजट एलोकेशन डबल कर दिए। उसी पर हम चाहते हैं कि युवाओं को, क्योंकि आने वाला कल युवाओं का है, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ दिशा में हम लगे हुए हैं। तो यदि और ज़्यादा स्कीम हम शानदार तरीके से, सोशल सिक्योरिटी हो या अन्य शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएँ हो, जो भी योजनाएँ हैं उन सबको मजबूती के साथ में आगे पेश कर सकें, ये हमारी इच्छा है। और मैं
पब्लिक से बार बार आह्वान कर रहा हूँ, एक मौका में दीजिए। और जैसे कि हम आपको करके बताएं, राजस्थान वो फैसले कर सकता है जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पा रहा। अभी हमने कोई फैसले किए हैं, ये बात सब पूरा देश जानता है। तो चुनावी साल है, लिहाजा हर किसी की नजर युवाओं पर है, युवाओं को फोकस किया जा रहा है। तो चुनाव से पहले राजस्थान का बजट जो है वो आएगा। अब बजट कैसा रहेगा, आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले राजस्थान का बजट आएगा और बजट में खास फोकस कई चीजों पर रहने वाला है। दरअसल आपको हम बता दें कि बजट में युवाओं पर खासा फोकस रहेगा, जिसका जिक्र जैसे कि हमने पहले भी किया आपसे कि युवाओं पर नजर है इस बार। और युवा वो चेहरा होते हैं, वो फेस होते हैं, वो आबादी होते हैं जो सरकार को बनाने में और बिगाड़ने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा हम सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत ने खास निर्देश जो है वो तमाम अधिकारियों को दिए हैं। और जो निर्देश दिए हैं उनके तहत हम आपको बताएं कि युवाओं की योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। ये बात कहते नजर आए कि युवाओं के लिए जो भी योजनाएं आई हैं उनको जल्द लागू किया जाएगा। इसके अलावा बजट पर जनता से सुझाव भी गहलोत सरकार जो है वो मांग रही है। कहा यह जा रहा है कि जनता जो सुझाव देगी उस सुझाव को ध्यान में रखते हुए बजट हम लेकर आएंगे, लिहाजा बजट पर जनता से सुझाव मांगा जा रहा है। पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट की आपको बता दें कि 89% घोषणाएं जो है वो पूरी हो चुकी हैं। ये भी दम भरते अशोक गहलोत नजर आए कि पिछला जो बजट हमने पेश किया था उसमें करीब 89% बातें ऐसी हैं जिनको हमने पूरा कर दिया है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हो गया जिसमें द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी पर हुए हिमस्खलन में करीब 29 ट्रैकर्स फंस गए हैं। आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर सेना की मदद मांगी है और जिसके बाद ट्रैकर्स को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी ने रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसमें से 8 ट्रैकर्स को बचा लिया गया है, जबकि बाकियों को निकालने के लिए अभियान लगातार जारी है। ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनी थे, उसमें से जो कि बीच में एवलांस के आने से सभी लोग उसमें फंस गए हैं। अभी तक 2 कैजुअल्टी होने का समाचार मिला है, साथ ही साथ 6 लोगों का रेस्क्यू होने का भी समाचार मिला है, जहां जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया था। सेना ने भी अपनी मदद देने के लिए पूरी तरह से, माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी सेना के लोगों को कहा है। सभी लोग बचाव के कार्य में लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित लौट कर आ जाएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी में, उसके ट्रेनीज थे ये लोग जो कि यहाँ पे गए थे द्रौपदी का डांडा पीक की तरफ। और इसमें 29 लोग थे, जिनमें से 8 लोग तो सेफ हैं, बाकी लोग अभी उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। ये पता है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो लगभग 14,000 फीट की हाइट पे हुआ है। बेस कैंप 13,000 फीट पे है। हमारी एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं, नीम के इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पर हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरफोर्स की टीम को रिक्वेजिशन किया है, वो लोगों ने एरियल रेकी कर लिया, मतलब हवाई रेकी कर रहे हैं, उसके बाद वो भी ऑपरेशन में एंटर करेंगे। तो ये पर्वत जो है वो लगभग ऊंचाई इसकी 16,000 फीट के आसपास है, जहां पर ये दुर्घटना घटी है। 2 कोर्सेस थे, बेसिकली एक एडवांस कोर्स था और एक बेसिक कोर्स था। और ऐसी सूचना है कि तकरीबन 150 लोग इस पूरे ट्रेनिंग का मॉड्यूल का हिस्सा थे। आज सुबह जब ये पीक की तरफ जा रहे थे, ऐसी सूचना मिली कि एक पहाड़ का हिस्सा टूटा बर्फ का, और उसमें कुछ लोग ट्रैप हुए। 8 लोगों को तो सकुशल वहां पे तुरंत ही निकाल लिया गया था, जो उनके जो साथ जो लोग ग्रुप में थे। और 21 लोग थे जिनको की चोटें आई और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें से हताहत होने की सूचना है। मृतकों की या घायलों की एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो तो स्थानीय प्रशासन द्वारा ही बताया जाएगा, लेकिन आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है और पुलिस है, उसका कोऑर्डिनेशन चल रहा है वहाँ पे। जो वहाँ पर ऊपर जो बेस है हेलीपैड, जो 13,000 फीट पे जो हेलीपैड है, पहले वहाँ उनको लाया जाएगा, जो भी घायल हैं या जो भी हताहत हैं, और उसके बाद उनको मातली, जो हमारा 12th बटालियन आईटीबीपी है, वहाँ के हेलीपैड पे लाया जाएगा।
तो द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी में हिमस्खलन में फंसे जो ट्रेनिंग थे उनको जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकालने के लिए निम की टीम के साथ जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवानों की तरफ से तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। और ये तमाम अहम जानकारी साझा की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने ये तमाम बातें कही कि कैसे जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकालने के लिए सकुशल निम की टीम के साथ जिला प्रशासन, साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम में एसडीआरएफ और सेना और आईटीबीपी के जवानों की तरफ से तेजी के साथ राहत और बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है। तो सबकी नज़र इस पर बनी हुई है कि कैसे बर्फीला तूफान जो आया फिर उसमें जान फंसी हुई है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के दरअसल ये ट्रेनी थे और ट्रेनर जो थे वो यहाँ के थे। इनके अलावा पर्वतारोहण के लिए कुल 40 लोग की टीम जो थी वो पूरी गई थी। जो ये कुल आंकड़ा था वो 40 लोगों का था। इन 40 लोगों में आपको हम बता दें कि 33 जो थे वो ट्रेनी थे और 7 ट्रेनर जो थे वो बर्फीले तूफान में फिलहाल फंसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 40 लोग ऐसे थे जो इस बर्फीले तूफान के अंदर फंसे हुए हैं। आपको बताएं कि बर्फीले तूफान में फंसे 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है कि जो लोग फंसे थे उनमें से 10 लोगों ने अपनी जिंदगी की जंग हार ली है। और दरअसल सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ है। तो जब 14,000 फीट की ऊंचाई पर कोई भी हादसा होता है तो इतनी ऊपर, इतनी 1000 की फीट पर जाके मौसम का मिजाज भी बहुत मायने रखता है। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से इस दौरान बातचीत की। उन्होंने रक्षा मंत्री की नजर लगातार इस पर बनी हुई है, अमित शाह की नजर बनी हुई है, क्योंकि एक के बाद एक सभी के ट्वीट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको हम बता दें कि 8 ट्रेनी को बचाया भी गया है। तो राहत की खबर यह है कि 8 ट्रेनी को बचाया गया है। आईएएफ ने अभियान में 2 चीता हेलीकॉप्टर जो है वो भेजे हैं, जिनकी मदद से लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। और इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। उन्होंने 9 दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं को जिमाकर उन्हें भोज कराया और उनसे आशीर्वाद लिया। इससे पहले सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय में हवन भी किया था। मुख्यमंत्री ने निर्मल बुद्धि और अष्ट सिद्धियों की प्रदाता मां सिद्धिदात्री से प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। शारदीय नवरात्रि की देश भर में धूम जो है वो मची हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आज कन्या पूजन किया और 9 कन्याओं को भोजन भी कराया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और आइए अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि नवमी पर सीएम धामी ने कैसे पूजा अर्चना की। दरअसल महानवमी पर मां की भक्ति में डूबे नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज हमने उनका भक्ति का एक अलग ही रूप जो था वो देखा और देखा कि कैसे महानवमी पर मां की भक्ति में सीएम डूबे हुए हैं। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां दुर्गा की पूजा की। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा करते नजर आए पुष्कर सिंह धामी। साथ ही साथ आपको बताएं कि कन्या पूजन से पहले सीएम धामी ने हवन किया था। तो पहले हवन किया, उसके बाद कन्या पूजन की। तो कन्या पूजन से पहले सीएम धामी हवन करते नजर आए और हवन के बाद जब वो हवन करके निपट गए तो हवन के बाद सीएम ने 9 कन्याओं को भोजन भी कराया। तो पहले हवन किया, उसके बाद कन्याओं को भोजन कराया। और इसके अलावा तस्वीरों में उनकी पत्नी भी लगातार साथ में मौजूद रही। पत्नी के साथ सीएम धामी ने कन्याओं से आशीर्वाद भी लिया। वो तस्वीर भी आप तक हमने पहुंचाई थी। और इधर शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन यानी नवमी को सुबह आपको हम बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। इस दौरान सीएम योगी ने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के प्रतीक 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कन्याओं को भोजन कराया बल्कि उनका आशीर्वाद भी लेते वो नजर आए। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज दरअसल आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन हर कोई पूजा में लीन नजर आ रहा है। नवमी के दिन सीएम ने भी कन्या पूजन का। इसी दौरान क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। यह आयोजन मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्वाभाविक रूप से सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में इसे सर्वोच्च महत्व दी गई है। इसीलिए वर्ष में 2 बार वासंती नवरात्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करने के लिए इन आयोजनों के साथ जुड़ता है। मैं पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आज देवी स्वरूपा कन्या पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मातृशक्ति के प्रति सम्मान का व्यक्त करने का सनातन हिंदू धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण आयोजन है और सनातन काल से ही सभी धर्मावलंबी अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ जुड़कर के वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल भी जगह जगह लगते हैं। लोग पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान के साथ जुड़ते हैं और अभी विगत 9 दिनों से पूजन का जो कार्यक्रम दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ही प्रारंभ हुए थे, आज कुमारी कन्याओं की पूजन के साथ जगत जननी मां भगवती दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम इसके साथ ही संपन्न हुआ है। तो शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का कन्या पूजन कैसा रहा, आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको हम बताएं कि नवमी के दिन सीएम ने मातृशक्ति की आराधना की। आज सुबह सुबह जो तस्वीरें सामने आई उसमें मातृशक्ति की आराधना करते नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आपको बताएं कि माँ के 9 स्वरूपों के प्रतीक 9 कन्याओं के उन्होंने पैर भी पखारे। वो भी तस्वीरें न्यूज इंडिया ने आप तक पहुंचाई थी कि कैसे कन्याओं के पांव जो थे वो पखार रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम कन्याओं को चुन्नी उड़ाते भी नजर आए। सीएम ने कन्याओं को चुन्नी उड़ाई और बाकायदा आरती भी उतारी। वो भी हर तस्वीर आप तक न्यूज इंडिया ने पहुंचाई थी। इसके बाद आपको बताएं कि कन्याओं को सीएम ने श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाया और इसके अलावा कन्याओं को दक्षिणा भी वो देते नजर आए। तो भोजन कराया गया कन्याओं को, उसके बाद में कन्याओं को दक्षिणा देते नजर आए और कन्याओं को उपहार देकर के आशीर्वाद भी लेते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। और वहीं अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने भी दुर्गा नवमी के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा की। इसके बाद शिवराज सिंह ने अपने निवास पर कन्या भोज का आयोजन किया और पत्नी के साथ कन्याओं को भोजन भी कराया। इसके बाद सीएम शिवराज ने कन्याओं के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया और इससे पहले सीएम शिवराज ने गौ माता की भी सेवा की थी। सीएम ने कई गौवंशों को पहले दुलार किया और उसके बाद सीएम और उनकी पत्नी ने गौवंशों को रोटी खिलाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर साल दुर्गा नवमी के अवसर पर कन्या भोज का आयोजन करते हैं और इस बार भी उन्होंने यही सब कुछ किया, माता की आराधना की। पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में अद्भुत आनंद के साथ मां की पूजा और अर्चना हुई है। नवरात्रि का पावन पर्व उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और धूमधाम से मनाया गया है। 9 दिनों तक मां के भक्तों ने दिनों रात मां की सेवा की है। आज
दुर्गा नवमी का दिन है, कन्या भोज हो रहे हैं। माँ के चरणों में एक ही प्रार्थना है, वो जनता पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करे, सब सुखी हों, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और वो सदैव सब पर कृपा की वर्षा करती रहे। और चलिए अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए शिवराज की दुर्गा भक्ति भी आपको हम दिखाते हैं कि दरअसल मां दुर्गा की भक्ति के रंग में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जो थे वो पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आए। आपको बताएं कि हम सीएम ने सीएम हाउस में ही माता की आराधना की थी। सीएम हाउस में ही तमाम कार्यक्रम जो थे वो रखे गए थे और सीएम ने सीएम हाउस में ही माता की आराधना की और यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ नजर आए। आपको बता दें कि पत्नी के साथ सीएम ने 9 कन्याओं को घर पर ही भोजन कराया था। उनकी पत्नी भी उस वक्त मौजूद थी। 9 कन्याओं को घर पर बुला करके भोजन कराया गया था सीएम की तरफ से। सीएम ने पांव छूकर कन्याओं से आशीर्वाद भी लिया था और आपको बताएं कि आशीर्वाद के बाद कन्या पूजन से पहले सीएम ने गौ सेवा भी की थी, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको हमने दिखाई कि कैसे कन्याओं को बाद में पूजा गया, उससे पहले सीएम ने गौ सेवा भी की थी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।